हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 को, हिस्ट्री को, समकालीन विश्व का इतिहास को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास। तो इस चैप्टर बहुत बड़ा होने के कारण हम लोग इस चैप्टर को 4 पार्ट में देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो आपको पता होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। एक राष्ट्र को एक समान मातृभूमि एवं सामान्य संस्कृति और आम परंपराओं वाले समुदाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसको यूरोपीय राष्ट्रवाद अपने आधुनिक अर्थ में अपनी एकता और स्वतंत्रता का दावा करने के लिए एक समुदाय की इच्छा से पैदा हुआ था और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए दृढ़ संघर्ष शुरू हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति ने, इसके बाद जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी की जो क्रांति हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में लोगों को प्रेरित किया था और इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया और राष्ट्र की भावना उत्पन्न की। यही कारण था राष्ट्रवाद का उदय का यूरोप में। तो हालांकि नेपोलियन ने फ्रांस में एक राजशाही की स्थापना की थी, फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दिया था, लेकिन समानता और राष्ट्रवाद के क्रांतिकारी आदर्शों को आगे बढ़ाया नेपोलियन ने भी। और नेपोलियन के साम्राज्य ने यूरोप को एकता का एक रूप दिया। भले ही यह उसके द्वारा विजय के माध्यम से लगाया गया था, कई नई अवधारणाएं उभरी जिसने लोगों को अपनेपन और एकता की भावना के साथ बांधा। तो राष्ट्रों का गठन उन लोगों द्वारा किया जाने लगा जिन्होंने एक साझा परंपरा और साझा क्षेत्र का निर्माण किया। तो 1830 को अगर हम देखते हैं, 1830 और 1848 के बीच, जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में भी देखा था इस टॉपिक को, तो 1830 से 1848 के बीच कई क्रांतिकारियां हुई। हालांकि उनमें से अधिकांश असफल रहे। इनमें से कुछ क्रांतियां सफल हुई। हॉलैंड के साथ संघ और विद्रोही डच प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह में बेल्जियम का भी उदय हुआ था। लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों ने घोषणा की कि बेल्जियम एक स्वतंत्र देश होगा। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में इस पॉइंट को देखे थे। 1831 में बेल्जियम को किंग के रूप में लियोपोल्ड के साथ एक अलग राज्य बनाया गया था, जो बेल्जियम सफल था। रूस द्वारा पोलिश विद्रोह को कुचल दिया गया था। ग्रीस तुर्की के अधीन था उस समय। और 18वीं शताब्दी के अंत में यूनानियों की राष्ट्रीय चेतना एक बौद्धिक पुनरुत्थान से प्रेरित थी, जिसने प्राचीन नर्क की झलकियों को याद किया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हुआ और एड्रियानोपल की संधि जो 1829 ईस्वी में हुई थी, एड्रियानोपल की संधि, तो ये तुर्की ने इस संधि द्वारा, एड्रियानोपल जो 1829 ईस्वी में संधि हुई थी, तो इस संधि द्वारा तुर्की ने ग्रीस की स्वतंत्रता की मान्यता दी और ग्रीस में स्थापित गणतंत्र को 1832 में एक राजशाही द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ग्रीस की स्वतंत्रता एक महान महत्व की घटना थी और इसने नेपोलियन के पतन के बाद राष्ट्र की जीत का पहला उदाहरण प्रदान किया था। तो इस तरह से अगर आप चैप्टर को एक दूसरे पॉइंट से आप जोड़ कर के पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा चैप्टर समझने में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का क्या कारण था और कैसे हुआ था जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण से पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विजय जो हुआ था उसमें इटली का भी एकीकरण हुआ था। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद, 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो जाता है। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद वियना की कांग्रेस मुख्य रूप से फ्रांसीसी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को फिर से विभाजित करने के लिए मिली और वियना सेटलमेंट के निर्माताओं ने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों के प्रसार को रोकने की कोशिश की। तो उनके प्रयासों के बावजूद उदारवादी विचार जोर पकड़ रहे थे और इटली के छोटे राज्यों और रियासतों में विभाजित किया गया था।
इटली को छोटे छोटे राज्य में और रियासत में विभाजित किया गया था। नेपोलियन ने अपनी विजय के माध्यम से देश को एक एकल प्रशासनिक इकाई के तहत लाया। इटालियंस ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के क्रांतिकारी आदर्शों को आत्मसात किया और अपने समुदाय के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया। तो इसमें नेपोलियन के पतन से फिर से इटली का विघटन हुआ और ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी और वेनेटिया को वापस पा लिया। तो पोप ने रोम और मध्य इटली को नियंत्रित किया। नेपल्स और सिसिली को बोर्बन परिवार में बहाल कर दिया गया। मोडेना, परमा और टस्कनी स्वतंत्र डचेस बन गए और सार्डिनिया, पिडमोंट, जेनोवा और सवाई के राज्य किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड के अधीन आ गए। तो इस प्रकार इटली को केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में घटा दिया गया। इटली में पहले से ही इन देशों को मुक्त करने और उन्हें एक राज्य में एकजुट करने के लिए एक आंदोलन चल रहा था। आपको पता होगा ये आंदोलन ग्यूसेप मैजीनी के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने यंग इटली आंदोलन का आयोजन किया था। यंग इटली यंग इटली आंदोलन। तो इसको आयोजन किया गया था। तो इसने इटालियंस के उत्साह को बढ़ाया ये आंदोलन ने और राष्ट्रीयता की लौ को जीवित रखा। राष्ट्रीयता को लौ को इस आंदोलन ने, यंग इटली आंदोलन ने जीवित रखा और लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागा इस आंदोलन से। 1848 इसमें यूरोप के अन्य हिस्सों की तरह इटली में एक क्रांतिकारी विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन संघर्ष विफल हो गया था। यहाँ पर 1848 के बाद सर्दिनियन राजा के समक्ष प्रधानमंत्री काउंट डी कैबोर प्रधानमंत्री थे। काउंट डी कैबोर ने विक्टर इमैनुअल सेकेंड के तहत इटली को एकजुट करने की पहल की और 1848 के आंदोलन की विफलता ने कैबोर को स्पष्ट कर दिया कि इतालवी एकीकरण केवल ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसी मजबूत शक्तियों की सहायता से पूरा किया जा सकता है। कैबोर ने फ्रांस की सद्भावना को सुरक्षित किया। जब सार्डिनियन सेना फ्रांस के समर्थन में क्रीमियम युद्ध में शामिल हो गई, तो फ्रांस नेपोलियन थर्ड के तहत फ्रांस के समर्थन के साथ कैबोर ने ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष किया। 1859 ईस्वी में 1859 में ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी से हटा दिया गया था, जिसे सार्डिनिया में ले जाया गया था और इस तरह केंद्रीय इतालवी राज परमा, मोडेना और टस्कनी विक्टर इमैनुअल के तहत सार्डिनिया पिडमोंट में शामिल हो गया। तो इस बीच नेपल्स और सिसिली में विद्रोह शुरू हो गया। क्रांतिकारी नेता ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने अपने 1000 रेड शर्ट के नाम से आप लोग जानते होंगे सैनिकों के साथ यहाँ विद्रोहियों के समर्थन में नेपल्स और सिसिली तक मार्च किया। 2 सिसिली के राज्य को 1860 ईस्वी में मुक्त किया गया था। नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया में शामिल हो गए। गैरिबाल्डी एक गणतंत्रवादी था, फिर भी उसने समर्थन किया अपनी खुद की सजा के खिलाफ मुकुट के नीचे इटली का संघ और अंत में इसको इटली का संघ कैबोर ने पोप की रियासत पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी, जिसे बहुत कम समय में जीत लिया गया था इसको। तो इस प्रकार 1861 तक वेनेटिया और रोम को छोड़कर पूरा इटली एकजुट हो गया। वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन था और रोम पर पोप का शासन था। तो ये था इटली के एकीकरण का कारण। और ये सब जो महत्वपूर्ण आंदोलन था, ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अंत में 1866 में ऑस्ट्रिया द्वारा वेनेटिया को इटली में सौंप दिया गया, जब ऑस्ट्रिया को पर्सिया युद्ध ने कमजोर कर दिया था। जब 1870 में पर्सिया ने फ्रांस पर हमला किया तो उस समय जब फ्रांस पर हमला किया था तो इतालवी सेना ने रोम पर कब्जा कर लिया और इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। तो रोम एकजुट इटली की राजधानी बन गया। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ था। तो इटली का एकीकरण तो हम लोग समझे, अब देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। तो इटली की तरह जर्मनी भी छोटे राज्यों में विभाजित था। जिस प्रकार से इटली छोटे राज्य में विभाजित था, उसी प्रकार से जर्मनी भी छोटे राज्य में विभाजित था और जर्मनी में लगभग 300 छोटे राज्य और रियासतें थी।
जर्मनी पर विजय प्राप्त करने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन का एक संघ बनाया था। राइन का एक संघ, जिसमें पूर्व के 300 राज्यों में से बनाए गए 29 राज्य में से एक था। नेपोलियन के शासन में जर्मन लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचारों से परिचित हो गए। नेपोलियन के पतन के बाद, जब नेपोलियन का पतन हो गया, तो इसके बाद इन 9 जर्मन राज्यों को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के रूप में एक ढीले जर्मन परिसंघ में पुनर्गठित किया गया था। हालांकि ऑस्ट्रिया लोकतंत्र और उदारवाद का शत्रु था, लेकिन जर्मन राष्ट्रवादी आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई थी। तो इन सभी छोटे जर्मन राज्यों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने सभी समय का सबसे बड़ा राजनेता राजा विलियम प्रथम द्वारा पर्सिया के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। चांसलर यानी प्रधानमंत्री के रूप में। तो बिस्मार्क ने खुद को पर्सिया के साथ जर्मन राज्यों को एकजुट करने के लिए कार्य किए और इसको जर्मन को एकजुट हो तो इस रूप में कार्य किए और कार्य के लिए समर्पित किए अपने आप को। और 1848 की क्रांति की विफलता के बाद, 1848 का क्रांति जो हुआ था वो विफल हो गया था। तो विफलता के बाद पर्सिया जर्मनी के निर्विवाद नेता के रूप में उभरा था ये बिस्मार्क। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी एकीकरण केवल रक्त और लोहे की नीति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि रक्त और लोहे की नीति किसके द्वारा दिया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा, अर्थात सैन्य बल का उपयोग ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मन परिसंघ का अध्यक्ष था, आसानी से अपने नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व नहीं छोड़ता था। फ्रांस भी अपने पड़ोस के रूप में एक मजबूत जर्मनी के विचार से शांतिपूर्ण था। तो हम देखते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। इसको राजशाहियों के द्वारा दबा दिया गया और फौजों के द्वारा। तो उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई थी। 3 युद्ध में, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई इस प्रकार से। तो जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ था। तो इस समारोह में पर्सा के राजा जो थे विलियम प्रथम, तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था 1871 में वर्साय के समारोह के दौरान। राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। 18 जनवरी से 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत पर्सा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुआ था। उस समय बहुत बेहद ठंडा पड़ रहा था। शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स जिसको बोलते हैं, तो शीश महल में हुई थी वर्साय की बैठक। सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया था। पर्सा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कठिनाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। उसके बाद है इटली।
तो इटली के बारे में तो हम लोग पहले ही जान गए कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। तो जर्मनी की तरह इटली भी आपको पता है कि छोटे छोटे राज्य में एक खंडित था। राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। और इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य में आप देख सकते हैं इस इमेज को, इटली का कैसे छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था जर्मनी को। और 19वीं शताब्दी जर्मनी और इटली दोनों छोटे छोटे राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और उसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था। उत्तर भाग जो था, उत्तरी भाग हैब्सबर्ग के अधीन में था और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। मध्य में पोप का शासन था, उत्तरी इलाकों में हैब्सबर्गों का, और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। तो इस प्रकार से बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। तो 1830 के दशक में जुसेप्पे मेत्तिसिनी ने, जैसा कि पहले हमने बताया कि इसका एकीकरण का योगदान है जुसेप्पे मेत्तिसिनी ने, इसको एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन को इन्होंने बनाया था। मेत्तिसिनी के द्वारा ये चलाया गया था। यंग इटली नामक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यंग इटली नामक जो गुप्त संगठन था किसने बनाया था? तो जुसेप्पे मेत्तिसिनी। 1831 से 1848 ईस्वी में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। इसकी जिम्मेदारी, जोड़ने की जिम्मेदारी, इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय पे आ गई थी। और इन क्षेत्र के शासक अभिजात वर्गों के नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूर, ये प्रमुख मंत्री थे काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था ये। तो इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। इतालवी भाषा उतना अच्छा से नहीं बोल पाता था, फ्रेंच उससे बेहतर बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गया और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। तो 1861 ईस्वी में मैनुएल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिसमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, बहुत ज़्यादा निरक्षरता दर था, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। तो दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि लाटिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी, ये उनका मानना था। अब नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन में राज्य राष्ट्र का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी और नतीजा था लंबी चलने वाला। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था। 18वीं शताब्दी के ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी
संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया और इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों को दबदबा रहा। तो एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हालैंड के निवासी जीन कैथोलिक हुलो ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हालैंड के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने या फिर अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 1815 ईस्वी में इटली का एकीकरण 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद हुआ। वियना की कांग्रेस मुख्य रूप से फ्रांसीसी द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर फिर से विभाजित करने के लिए मिली। बिना सेटलमेंट के निर्माताओं ने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों में प्रसार को रोकने की कोशिश की और उनके प्रयासों के बावजूद उदारवादी विचार जोड़ पकड़ रहे थे। तो इस प्रकार से इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। आपको नेपोलियन के बारे में पता ही होगा, इससे पहले वाले वीडियो में नेपोलियन, इस चैप्टर में नेपोलियन जो अपने आप को राजा घोषित कर लिया था और राजतंत्र की व्यवस्था फिर से कायम कर लिया था, लेकिन बहुत सारे प्रशासनिक सुधार भी लाया था। नेपोलियन कोड जैसे बहुत सारे प्रशासनिक सुधार लाया था। तो नेपोलियन के पतन से फिर से इटली का विघटन हुआ नेपोलियन के पतन के बाद, और ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी और ब्रिटेनिया को वापस पा लिया। पोप ने रोम और मध्य इटली की नियंत्रित किया। नेपल्स और सिसिली को बोर्बन परिवार में बहाल कर दिया गया। मोडेना, परमा और टस्कनी स्वतंत्र डचेस बन गए और सार्डिनिया, पिडमोंट, जेनोवा और सवाई के राज्य किंग विक्टर इमानुएल सेकंड के अधीन आ गए। तो इस प्रकार इटली के केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में घटा दिया गया था इटली को। इटली में पहले से ही इन देशों को मुक्त करने और उन्हें एक राज्य में एकजुट करने के लिए एक आंदोलन चल रहा था मेजीनी के द्वारा, गिउसेप्पे मेजीनी के द्वारा, जिसको यंग इटली आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। तो इस आंदोलन ने लोगों के मन में जो राष्ट्रीयता का लौ था उसको उजागर किया, उसको फिर से उसमें जान भर दिया और लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना फिर से जागृत किया यंग इटली आंदोलन के द्वारा। तो 1848 में यूरोप के अन्य हिस्सों की तरह इटली में एक क्रांतिकारी विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन संघर्ष विफल हो गया था। 1848 के बाद सार्डिनिया राजा के समक्ष प्रधानमंत्री काउंट डी कैबोर जो थे, तो काउंट डी कैबोर ने विक्टर इमैनुएल द्वितीय के तहत इटली को एकजुट करने की पहल की थी। इसके अलावा इसी बीच नेपल्स और सिसिली में विद्रोह शुरू हो गया और क्रांतिकारी नेता गिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपने 1000 रेड शर्ट सैनिकों के साथ वहां विद्रोहियों के समर्थन में नेपल्स और सिसिली तक मार्च किया। 2 सिसिली राज्यों को 1860 ईस्वी में मुक्त किया गया था। नेपल्स और सिसिली जो थे नेपाल और सिसिली 2 सिसिली के राज्यों के रूप में जाना जाता है, तो सार्डिनिया में शामिल हो गए। गैरिबाल्डी गणतंत्रवादी था, फिर भी उसने समर्थन किया अपनी खुद की सजा के खिलाफ। मुकुट के नीचे इटली का संघ। कैबोर ने पोप की रियासत पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी, जिसे बहुत कम समय में जीत लिया गया था। तो इस प्रकार 1861 तक वेनेटिया और रोम को छोड़कर पूरा इटली एकजुट हो गया। वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन था और रोम पर पोप का शासन था।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इटली में और जर्मनी में एकीकरण का योगदान किसका रहा, और इटली का और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है जर्मनी, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा था। राज की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। तो इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने, जैसा आपने देखा है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, और आगे जाकर के सफलता भी मिली। मगर राष्ट्र निर्माण की या उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने उस समय तो उसको दबा दिया था, लेकिन इसको दबाने के बावजूद भी इसमें सफलता कहीं हद तक मिली। उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी इसका समर्थन किया था। उसके पश्चात पर्सा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में फरसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई इस प्रकार से। और 1871 में वर्साय की जो संधि हुई थी, वर्साय के जो समारोह हुआ था, उसमें राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये थे आज के हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण से जो टॉपिक से महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को स्वीकार नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।